नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा एक खास शो योर मनी लेकर हम फिर हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह प्लानिंग करें, यह हम आपको बताते हैं। योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत कराना सिखाते हैं, बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं, उसे कैसे बढ़ाएं, ये सारी बातें भी हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरह से पूरा कर पाएं। तो अगर आप भी और मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी वैसे तो जानते हैं, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए mf@moneycontrol.com पर, या फिर आप अपने सवाल हमें आसान तरीके से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7045220000 पर। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव रहता है, आप यहां भी अपने सवाल सीधे हमें पूछ सकते हैं। तो सवाल पूछने के ढेर सारे तरीके हैं, बस फटाफट जिस भी माध्यम में आपको सहज लगे आप अपने सवाल हमें भेज दीजिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई आपकी। अब हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए रोज होते हैं कोई एक खास एक्सपर्ट। तो आज ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल साहब हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि आज दर्शक आपसे काफी लाभ उठाएंगे आपकी सलाह से, और ढेर सारी बातें आज हम आपसे करने वाले हैं। तो चलिए, दर्शकों के सवाल होंगे, उनका पंकज साहब से जवाब लेंगे, उसके अलावा कुछ और बातें उनसे जानेंगे। तो आज के दौर में पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना सबसे मुश्किल काम लगता है। वहीं जब इनकम टैक्सेबल हो जाए, मतलब आप कमाएं भी, उसके ऊपर फिर टैक्स भी दें, तो पैसे बचाने में और थोड़ा झमेला सा लगता है, थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। आईटीआर फाइल करते वक्त हर कोई हमेशा टैक्स बचाने के रास्ते तलाशता रहता है। तो आज हम इसी समस्या का, या कहिए इसी चीज का हल लेकर आएंगे, और पंकज जी से पूछेंगे कि क्या कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनके जरिए हम निवेश भी कर दें, अच्छा रिटर्न भी कमा लें, और साथ में हमें टैक्स की बचत भी हो जाए। तो पंकज जी, ये तमाम नौकरी पेशा लोगों के लिए हर साल एक प्रॉब्लम होती है कि टैक्स भरना होता है, और फिर यही है कि लगता है कि भाई साल भर मेहनत की, लेकिन बहुत सारा पैसा तो टैक्स में चला गया। अब कुछ क्या ऐसे उपाय हैं जिनके चलते हम निवेश भी कर दें, जो आगे हमें कुछ रिटर्न भी दे दें, और साथ में टैक्स भी बचत भी करा दें? बिल्कुल विपिन जी, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे बड़ी चीज समझने वाली यह है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं कि आईटीआर फाइलिंग की, तो हम आईटीआर फाइल जो करेंगे अभी 31 जुलाई से पहले, वो होगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। तो वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है। तो उस वक्त पर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना था वो किया, और उस हिसाब से, उसके बेसिस पर आप अभी अपना आईटीआर फाइल करेंगे। तो ये ध्यान रहे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ जो थे वो सबमिट नहीं किए थे अपने एम्प्लॉयर को, या फिर आपने जो प्रूफ थे वो सबमिट किए थे जनवरी या फरवरी में, जिस वक्त एम्प्लॉयर ने मांगे, और कुछ इन्वेस्टमेंट आपने मार्च के महीने में किया था। तो ध्यान रहे कि आईटीआर फाइल करते समय उन सभी चीजों का आप फायदा पूरा पूरा ले लें। तो ये तो बात थी आईटीआर फाइल करने के लिए। लेकिन अब हम जिस फाइनेंशियल ईयर में हैं, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, इस साल की प्लानिंग अभी से करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और अक्सर होता यह है कि टैक्स बचाने की जब बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि कहां पर इन्वेस्ट करके टैक्स बच जाएगा। लेकिन जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करें, ध्यान रहे कि वो स्कीम आपके फाइनेंशियल गोल्स जो हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उनको भी पूरा करने में आपकी मदद कर सके। तो क्योंकि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स की चॉइस दी हुई है आपके पास, चाहे हम पीपीएफ की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हो, या आपको घर के लिए लोन लेना हो, या आप ग्रोथ के हिसाब से ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहें, तो इन सभी में टैक्स सेविंग होती है यहां पर इन्वेस्ट करके। लेकिन पहले आप अपने लक्ष्यों को तय करें, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करें, तो साथ में टैक्स की बचत भी होगी और आपके फाइनेंशियल गोल्स जो है वो भी अचीव हो पाएंगे। जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए, एक एक करके कुछ चीज़ों के बारे में आपसे पूछ लेते हैं, जो कुछ कॉमन चीज़ें लोग अक्सर सोचते हैं उनके बारे में। क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है टैक्स को बचाने में। और जैसा पंकज साहब कह रहे हैं कि आपको अपने गोल्स का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए पहले उनको तय करना ज़्यादा ज़रूरी है। पंकज जी, जो सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है वो पीपीएफ है। क्या आज भी पीपीएफ प्रासंगिक है और ये आपकी मदद कर सकता है निवेश में भी और टैक्स बचाने में भी? देखिए विपिन जी, हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम डेट साइड में बात करें कि ऐसे स्कीम की जहां पर रिटर्न्स भी गारंटीड हो और सेव भी हो, तो पीपीएफ डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है। हालांकि किसी निवेशक को ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पैसा पीपीएफ में करना चाहिए, लेकिन पीपीएफ अपने आप में एक अच्छी चॉइस है। वजह यह है
कि एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो यहां पर आपको कुछ रिस्क इस तरह का नहीं है कि पैसा डूब जाएगा, और साथ ही यहां पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता। तो एक तो इन्वेस्टमेंट पर आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, और साथ ही जो इसका इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को इसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। पर जैसा मैंने कहा कि ये अकेली चॉइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 15 साल का आपका अकाउंट होता है, और 15 साल के बाद ये मैच्योर होता है। उसके बाद में आप इसको 5-5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो कम से कम जिसकी मैच्योरिटी है वो इसका टेन्योर 15 साल का है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी कि आप किस तरीके से पीपीएफ के जरिए निवेश कर सकते हैं, उसके जो इनकम होगी उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये एक मात्र अकेली चीज नहीं होगी। अब एक है सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी भी काफी चर्चा होती है पंकज जी। क्या इसमें भी हमारे दर्शक निवेश करके टैक्स की बचत कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने पर आपको अगेन सेम डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 80C, जिसकी लिमिट 1.5 लाख है। मतलब आप एक में करें या सब में मिलाकर करें, लेकिन लिमिट 1.5 लाख की है। लेकिन ये स्कीम काफी अच्छी है। उसकी वजह ये है कि जैसा पीपीएफ का जिक्र किया मैंने कि इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स में छूट मिल रही है और इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है। सेम यहां पर भी एप्लीकेबल है। ये 21 साल का टेन्योर इसका होता है और 15 साल तक मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जिनके घर में गर्ल चाइल्ड है, बेटी है, वही लोग बेटी के नाम पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका एक थोड़ा सा ये खासियत है कि सिर्फ बेटी के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा आधा % ज्यादा होता है पीपीएफ के मुकाबले। जैसे कि पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त पर 7.10% है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60% है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी चॉइस है, और स्पेशली जिनके घर में बेटी है वो पीपीएफ से पहले इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जहां पर घर में लक्ष्मी है तो फिर वहां पर आप पीपीएफ के जरिए पहले सुकन्या समृद्धि की तरफ जाएं तो ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका निवेश भी वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है जिसे जरूर याद रखें। इसके अलावा पंकज जी, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, यहाँ पे शायद सेक्शन अलग लगता है जितना मुझे आइडिया है, बाकी आप डिटेल में बताएंगे। इसके भी अपने फायदे हैं? बिल्कुल, देखिए हम अभी बात कर रहे थे सेक्शन 80C की, जहां पर 1.5 लाख रुपए तक आप अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करके। अब हम जब बात कर रहे हैं एनपीएस की, तो एनपीएस में 50,000 रुपए तक सालाना इन्वेस्ट करके आप अंडर सेक्शन 80CCD1B के तहत एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सैलरीड हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी निवेश कर सकता है और 50,000 का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि स्कीम रिटायरमेंट के हिसाब से उतनी अच्छी ना हो, या मेरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर लॉक हो जाएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा ना भी सोच रहे हो तो 50,000 रुपए तक इसमें निवेश जरूर करें। वजह जैसे मैंने बताया कि एडिशनल आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं और 50,000 रुपया आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो सीधा सीधा आपका 15,000 रुपया बच गया। मतलब 50,000 निवेश करके 15,000 रुपया आपका टैक्स में छूट मिल गई 50,000 के ऊपर। तो इस बात को सोचते हुए, और जो रिटर्न मिलेगा वो अलग से है ही, तो निवेशकों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। चलिए, तो ये हुए एनपीएस के फायदे, और ये अतिरिक्त एटीसी में आपको 1.5 लाख तो मिलती है। इसके अलावा 50,000 रुपए तक यहां पर आप उसमें छूट के तहत ले सकते हैं। एक सर और है अटल पेंशन योजना, हालांकि आएगी एटीसी के तहत ही, लेकिन कैसी लगती है आपको ये? जी, अटल पेंशन योजना और एनपीएस दोनों एक तरह से ही हैं, लेकिन अटल पेंशन योजना में जो पेंशन है वो फिक्स है कि मिनिमम इतनी मिलेगी ही। एनपीएस क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो वहां पर जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस हिसाब से पैसा बढ़ेगा उस हिसाब से पेंशन तय होगी। लेकिन अटल पेंशन योजना में आपकी पेंशन जो होती है वो गारंटीड होती है। हालांकि पैसा सेम फंड में जाता है, और यहां पर भी आप 80CCD1B के तहत ही छूट पा सकते हैं। तो 50,000 रुपए का टोटल जो कंट्रीब्यूशन है आप एनपीएस में करें या अटल पेंशन योजना में करें, कहीं भी आप करके ये अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि इन दिनों लोग काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और अब वक्त भी ऐसा है जब आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस काफी लेने लगे हैं। वो भी आपको टैक्स में बचत कराने के लिए सक्षम है?
बिल्कुल, देखिए 80C हो गया, 80C1 भी हो गया, हालांकि स्कीम्स बहुत सारी हैं 80C के तहत, लेकिन अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप पे करते हैं उस पर आपको अतिरिक्त टैक्स में छूट मिलती है। और ये छूट कितनी है? यानी कि 25,000 रुपए तक का आप टैक्सेबल इनकम से माइनस कर सकते हैं। यानी कि आपने यदि अपने लिए, अपने स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी ली है तो उसकी जो लिमिट है 25,000 रुपए तक की है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने पेरेंट या पेरेंट्स के लिए अलग से पॉलिसी लेता है, उसके लिए अतिरिक्त 25,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। और यदि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो, यानी दोनों में से एक भी अगर सीनियर सिटीजन है, तो ये लिमिट 50,000 रुपए तक की हो सकती है। तो कोई व्यक्ति 25,000 रुपए का प्रीमियम अपना भर दे और उसके अलावा 50,000 रुपए तक का पेरेंट्स का भर दे। और एक चीज यहां पर और ऐड करना चाहूंगा, यदि किसी सीनियर सिटीजन ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो वो मेडिकल के जो बिल्स हैं उनके ऊपर भी सेम सेक्शन के तहत अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स में छूट पा सकता है। ये तो आपने एक बढ़िया बात बता दी कि अगर पॉलिसी नहीं भी है तो आपके जो मेडिकल बिल्स हैं वो भी आपको टैक्स में छूट में मदद कर सकते हैं। और हेल्थ इज वेल्थ, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ एक ही तरह का निवेश करना है, ये आप अपनी हेल्थ में निवेश कर रहे हैं और इसीलिए सरकार आपको यहाँ पर टैक्स में छूट दे रही है। तो ये वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो निवेश करेंगे तो आपका पैसा बनाएंगे, उसे बढ़ाएंगे भी, आपको टैक्स में बचत भी दिलाएंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, आपको बुरे वक्त में काम आएंगे और टैक्स में छूट तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो ये वो सारी बातें हो गई। आई होप कि आपने सबने नोट कर लिया होगा। अब अपने अपने हिसाब से आप जहां जैसा चाहें वहां निवेश भी करें और टैक्स छूट का लाभ भी उठाएं। तो चलिए, ये तो बात हो गई आज के टॉपिक की, लेकिन अब हम अपने कॉलर से मुखातिब होते हैं। आज हमारी पहली कॉलर हैं दीप्ति भट्ट, हमें गुजरात से कॉल कर रही हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। क्या सवाल होगा आपका? हाँ जी सर, थैंक यू। मेरा सवाल यह है सर कि मैं 10,000 रुपीज की SIP कर रही हूँ पर मंथ। ओके। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा फंड सिलेक्शन कैसा है और मैं 2,000 रुपए और ऐड करना चाहती हूँ, तो इसी फंड में करूँ या कोई नया ऐड करूँ फंड अपना? और सर ये जो रुपए है ना, वो मैं सिर्फ, मेरा एक ही गोल है कि मुझे एक घर खरीदना है 50 लाख रुपीस का, उसके लिए मैं कर रही हूँ। तो ये कितने टाइम में मैं ये इकट्ठा कर पाऊंगी ये रुपया, ये जानना चाहती हूँ। जी दीप्ति जी, बहुत शुभकामनाएं, आप जरूर घर लेंगी। और अब हम देख लेते हैं कि जो आप बचत कर रही हैं क्या उसके लिए काफी है, इसमें कुछ और रद्दोबदल करना है या इसमें कोई बढ़ोतरी करनी है। तो आप 10,000 रुपए की SIP कर रही हैं। क्विकली मैं, वैसे तो हमारे सामने है, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी में 1,000 रुपए, वैसे आप 9 साल से लगा रही है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 1,000 रुपए पिछले 3 महीनों से, SBI फोकस इक्विटी फंड में 2,500 रुपए, कैनरा रेबो फ्लैक्सी कैप में 1,500, SBI कॉन्ट्रा फंड में 1,000 रुपए, कैनरा रेबो ब्लू चिप इक्विटी फंड में 3,000 रुपए पिछले 3 महीने से। ये तो आपके 10,000 का हिसाब किताब हो गया और 2,000 रुपए अभी आप इसमें और जोड़ सकती हैं। तो पंकज जी, इनका मौजूदा पोर्टफोलियो और टोटल निवेश की रकम क्या पर्याप्त है इनका वो लक्ष्य पूरा कराने के लिए? विपिन जी, छोटी सी बात पूछना चाहूंगा दीप्ति जी से, क्योंकि दीप्ति जी आप सुन सकती हैं तो मुझे एक आंसर बताइए कि आप क्योंकि 9 साल से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो कितनी राशि जुटा ली है आपने अब तक? सर अभी मेरा 4 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है। ओके, तो देखिए ये 4 लाख रुपए जो आपने इकट्ठे कर लिए हैं और 12,000 रुपया अभी आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, मतलब 2,000 बढ़ा के 12,000 हो जाएगा। तो करीब करीब 13 साल में आप 50 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगी। क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स गारंटीड तो नहीं होते हैं, लेकिन हम 12% का एवरेज लेके चलें तो करीब 13 साल आपको लग जाएंगे। तो एक सलाह यह है कि आप अमाउंट को बढ़ा लें, हर साल जितना बढ़ा सकें उतना और बढ़ाएं, यानी कि 12,000 तो अभी कर ही लें और साल दर साल इसको बढ़ाते जाएं ताकि ये गोल जो है जल्दी अचीव हो सके। जहां तक स्कीम का सवाल है, जो स्कीम्स हैं वो ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2,000 रुपया कैनरा रुपए को फ्लेक्सी कैप फंड में बढ़ा लें। जो आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग स्कीम में उसको आप बढ़ाएं। राइट। तो दीप्ति जी, आपके लिए सीधी सरल सलाह है कि आपको यहाँ पर 13 साल, अभी जो आपकी मौजूदा रफ्तार है उससे आपको 13 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो पंकज जी आपको सलाह दे रहे हैं कि जैसे आप कैनरा रेबको फ्लैक्सी कैप में और 2,000 रुपए की SIP कर दें जो आप अतिरिक्त डालने वाली हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें, तो आप ये अपना लक्ष्य आपके तय समय में हासिल
कर पाएंगी। तो बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, और आप पूरे उत्साह के साथ ये पैसे जोड़ें, और अपना घर तो अपना घर होता है, तो उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए, ये तो हो गया दीप्ति जी के लिए सलाह। और अब हमारी अगले कॉलर जो है वो है मिस्टर रामा, अमृतसर से हमें कॉल कर रहे हैं। रमा भाई, रमा साहब, क्या होगा आपका सवाल? सर, मेरे पास कुछ कॉर्पोरेट है, मतलब फंड्स में लगाया हुआ मैंने पैसा। ओके। इसमें लगभग अभी तक मेरा 10 लाख रुपया इकट्ठा हो चुका है, और सर मैं 15,500 रुपए का सिप लगा रहा हूँ। तो और सर मैंने कुछ फंड्स है मेरे पास, वो आपके पास डिटेल्स होगी सर, उसमें कुछ मैं स्विच भी करना चाहता हूँ। मेरे को सर राय देंगे सर? और 13 साल में मैं 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहता हूँ सर। हाँ, लक्ष्य इंपॉर्टेंट था, वही मैं आपसे पूछने वाला था कि आप क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो 2035 तक जो है 2 करोड़ रुपए आपने टारगेट रखा अपने लिए, और आपका जो है हमारे सामने पोर्टफोलियो है, इसमें IDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, और 2,000 रुपए आप लगाते हैं। निपॉन इंडिया टैक्स सेवर्स फंड है, 1,500 रुपए आप 2016 से डाल रहे हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है 2,000 रुपए, ये भी 2016 से। 2018 में आपने ICICI प्रू ब्लू चिप में 2,000 रुपए डालने शुरू किए। SBI ब्लू चिप है, एक्सिस ग्रोथ ऑप्ट है, SBI स्मॉल कैप है, पराग पारिक है। आप सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पंकज जी, क्या बहुत ज्यादा इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर रखा है? ज्यादा फंड है या ठीक है? नहीं, फंड थोड़े ज्यादा हैं, और एक ही तरह के, एक ही कैटेगरी के एक से ज्यादा फंड्स हैं, जो शायद मेरे हिसाब से सही रणनीति नहीं होगी। मैं थोड़ा सजेशन दूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और आपने अभी कहा कि 10 लाख के आसपास इकट्ठा कर चुके हैं, तो वो पैसा तो बढ़ेगा ही। और 15,500 की जो अभी SIP कर रहे हैं, अगर मैं मान के चलूं कि अभी से लेकर और 13 साल का आप नजरिया लेके चल रहे हैं, तो करीब 55.5 लाख रुपए करीब आप इकट्ठा कर पाएंगे, यदि आपके पोर्टफोलियो पर 12% का रिटर्न मिलता है। और जो 10 लाख रुपया ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है, वो भी आपका बढ़ेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं, तो सलाह यह है कि थोड़ी सी और इसमें टाइम के साथ में आप बढ़त करते जाएं, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते जाएं, ताकि ये गोल आपका आराम से, आसानी से अचीव हो सके। और जहां तक स्कीम का सवाल है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बदलाव का सजेशन दूंगा। आप इसमें से IDFC फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड और SBI ब्लू चिप फंड, इनमें अपनी SIP बंद कर दे, और उसकी जगह पे आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इनमें बढ़ा दे। तो आपको मतलब 3 स्कीम कम हो जाएंगी, और आपका जो अमाउंट है यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि समय के साथ बढ़ाते रहिए, ताकि आसानी से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो रमा भाई, थोड़े से चेंजेस हैं जो आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूं। पंकज साहब सलाह दे रहे हैं कि IDFC फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड और SBI ब्लू चिप, ये 3 को आप बंद कर दीजिए। इसकी जगह आप जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां पर वो हिस्सा डाल दीजिए। और साथ में ये भी सलाह कि जो आपकी सुविधाजनक हो, जैसे जैसे आपकी सहूलियत हो, वैसे वैसे आप धीरे धीरे हर साल अपनी राशि या हर महीने जो आप कर सकते हो उसे बढ़ाते चलिए। आप मौजूदा दर से जरूर आप 55 लाख रुपए तक पहुंचेंगे। आपको 2 करोड़ इकट्ठा करना है, लेकिन ठीक है, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप जितना आसानी से कर सकते हैं उतना, और थोड़ा अगर उसमें हर साल ऐड करते जाएंगे तो वो रकम आपकी और बढ़ती चली जाएगी। हम लक्ष्य कई बार थोड़े से ऊंचे तय करते हैं, लेकिन उसके नीचे भी अगर हम पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। बचत करना और उस पैसे को सही ढंग से बढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट है, जो आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप समय समय पे आप फिर से हमें कॉल करें, लिखें, हम आपकी और मदद करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास और दर्शक हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं। पंकज जी से बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी, और यहां पर ढेर सारी बातें हो रही हैं। आपके पैसे को कैसे बचाया जाए और फिर उसे कैसे बढ़ाया जाए, चाहे टैक्स की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, ढेर सारी बातें योर मनी पे हम आपके पैसों का ख्याल रखते हैं, और आज भी यही कोशिश हो रही है। पंकज मटपाल साहब हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए अब कुछ और सवाल ले लिए जाए। हमारे कुछ और दर्शक हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं। हार्दिक यादव साहब है, गुजरात, राजकोट गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं। हार्दिक भाई, बहुत स्वागत है, केम छो? बस फर्स्ट क्लास सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बताएं क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और मेरी अलग अलग फंड पे SIP चल रही है करीबन 2 साल से। ओके। और मैंने जो अपना फंड का डाइवर्सिफिकेशन किया है, वो एक्सिस स्मॉल कैप में है, निपॉन ग्रोथ फंड में है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में है, SBI इक्विटी फंड में है, SBI कॉन्ट्रा फंड में है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में है। ठीक है जी।
और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है 30 ईयर का 5 करोड़ का, और करंट एसआईपी की अमाउंट है मेरी 8000 की। तो मेरे मेन गोल ये थे दोनों कि ये अगर एसआईपी का मैंने फंड म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किया है वो बैलेंस और प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है हार्दिक भाई, वो देख लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। आप उम्र अभी आपकी बहुत ज़्यादा है नहीं, 32 साल की हैं, और अगले 30 साल में, राइट, जब आप रिटायर होंगे। हाँ, 30 साल से मेरा ऑब्जेक्टिव है 5 करोड़ का। ठीक है जी, ठीक है, 5 करोड़ रुपए अगले 30 साल में। और पोर्टफोलियो आपका हमारे दर्शकों के सामने है ही, हमारे एक्सपर्ट हैं उनके पास भी 8000 कुल मिला के अभी आप एसआईपी कर रहे हैं महीने की अलग अलग फंड्स में। तो पंकज जी, क्या इनके फंड्स जो इन्होंने निवेश कर रखे हैं वो सही हैं, और अगले 30 साल में, अभी तो ये 8000 रुपये डाल रहे हैं, डेफिनेटली थोड़ा पैसा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन 5 करोड़ का जो लक्ष्य, क्या ये पा पाएंगे उस हिसाब से? जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको अगर ये बढ़ाते हैं 8% से सालाना, अभी मतलब 8000 रुपया निवेश कर रहे हैं, इसको बढ़ाना होगा तो 8% एवरी ईयर बढ़ाते हैं, तो ये आसानी से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये समय इनके पास काफी है। दूसरी बात, पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव की मैं सलाह दूंगा। यहाँ पर जो एसबीआई फोकस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे ये डाइवर्ट कर दें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में। इनके पास दोनों फंड है, तो ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में उसे डाइवर्ट कर दें। उसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, इसमें एसआईपी कैंसिल कर दें और उसकी जगह पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है उसमें उस अमाउंट को डाइवर्ट कर दें। ये इनके लिए चॉइस है। और साथ में मिड कैप में इनके पास 2 फंड हैं, एक है निपॉन इंडिया ग्रोथ और दूसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इन दोनों में से कोई सा भी आप एक रख लें तो वो काफी रहेगा। जी, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट बात था हार्दिक भाई के लिए, तो सलाह हो गई, बड़ी सिंपल सी आपको लगी होगी, लेकिन आप इसमें कैच पकड़िए। कैच ये है कि हार्दिक अभी सिर्फ 32 साल के हैं। 5 करोड़ ऐसा भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड कोई जादू की छड़ी है कि आपने सोचा और हो जाएंगे। अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि शायद उनको बहुत ज्यादा पैसे बढ़ाने पड़े, लेकिन यहां पर पंकज जी सलाह दे रहे हैं कि आपको सिर्फ 8% सालाना की बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि इनके पास समय बहुत ज्यादा है। तो इस बात को समझिए कि जितना जल्दी शुरू करेंगे, जितना ज्यादा समय देंगे म्यूचुअल फंड जैसे निवेश, आपको उतना ज्यादा बड़ा रिटर्न देने की कैपेसिटी, क्षमता रखते हैं। इसलिए जल्दी स्टार्ट कीजिए। लेट भी हो गए तो थोड़ा लंबा समय दीजिए। बाजार में उतार चढ़ाव होता है, और जैसा कि आप सुनते हैं हर म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइज में कि वो वित्तीय जोखिमों के अधीन होता है ये सारा मामला, लेकिन यह है कि आप अगर उसे अच्छा फलने फूलने का समय देंगे तो आप भी 30 साल में 5 करोड़ जैसी, हार्दिक साहब जैसी रकम जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। तो हार्दिक साहब, बहुत इजी था, 8% आपको हर साल बढ़ाना है, जो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी आपको बढ़ाने में आपकी मौजूदा रकम से। और जो छोटे मोटे चेंजेस आपको दे दिए हैं यहाँ पर पंकज साहब ने, जैसे एबीएसएल डिजिटल इंडिया फंड से निकल जाए, एसबीआई फोकस फंड से निकले, और दूसरे जो फंड्स हैं जहां पर आपको शिफ्ट करना है, तो बस उतना सा चेंज कर दीजिए। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपने निवेश को अच्छी तरह से और समय रहते पा लेंगे। बहुत शुभकामनाएं। चलिए क्विकली एक और सवाल है हमारे पास, एक मेल है वो ले लेता हूं मैं, और ये है समीर पिलानी साहब का, कानपुर से हमें भेज रहे हैं। 40 साल उम्र है, मंथली इनकम 50,000 रुपए है, और सवाल ये जो पूछ रहे हैं पंकज जी के, पोर्टफोलियो अपना बताना चाहते हैं, नए फंड में निवेश को लेकर भी सुझाव चाहिए। तो देखिए इनके 2 लक्ष्य हैं। 10 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए इन्हें चाहिए, और 20 साल में रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़। अभी क्या क्या कर रखा है इन्होंने? कोटक फोकस इक्विटी में 1000 रुपया, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 1000 रुपया, एक्सिस स्मॉल कैप में 1500, एक्सिस ब्लू चिप फंड में 1500, और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्होंने 1000 रुपए डाला है। और 2019 के आसपास से ये अलग अलग तरीके का निवेश कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जैसा मैंने कहा 10 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 20 लाख और 20 साल में रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़। तो क्या मौजूदा निवेश पर्याप्त है, और ये कैसा है पूरा पोर्टफोलियो? यहाँ पर अमाउंट थोड़ा कम है। इन्हें ये 38,000 रुपीज अगर इन्वेस्ट करें हर महीने, तब ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात, स्कीम में भी मैं थोड़ा सा इनको बताऊंगा कि जैसे कि इन्हें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, ये मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ऐड करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल फंड में इनका एक्सपोजर नहीं है, वो एक इनको बढ़ाना चाहिए। और साथ ही इनकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है उसके अंदर कोटक फोकस इक्विटी फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है वहां पर ये अपनी एसआईपी के अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दें। तो इतना इन्हें करना होगा। और साथ ही मतलब क्योंकि 38,000 काफी बड़ा अमाउंट है, उतना अगर अभी नहीं हो सकता है तो जितना हो सकता है उतना अभी करें, और समय समय के साथ अमाउंट को बढ़ाते जाएं, ताकि जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो इनका अचीव हो सके।
तो समीर भाई 38,000 का लक्ष्य पकड़िए, और जैसा पंकज जी कह रहे हैं जरूरी नहीं पूरा का पूरा, अभी जितना हो सके, जितना पांव फैल सके, बाकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उतना आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए, और पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस करने के लिए भी जो फंड में चेंजेस बताए उनको कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन जो रहता है इन्वेस्टमेंट में वो सबसे बड़ी पूंजी है या कुंजी है जिससे आप बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं। चलिए अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन जाने से पहले हम पंकज जी से उनके टॉप 4 फंड्स पूछेंगे जैसा कि हम रोज करते हैं। तो पंकज जी, आज आपके टॉप 4 फंड्स कौन से रहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे सलाह दूंगा कि लार्ज कैप फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ये एक अच्छा लार्ज कैप फंड है। मिड कैप कैटेगरी में आप पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड इसे कंसिडर करें। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ये एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड है, और साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी में कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। तो ये 4 फंड डिफरेंट कैटेगरीज में मेरी पसंद के फंड्स हैं। चलिए, तो पंकज जी की पसंद थी और बेहतरीन पसंद। आप इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हैं उसमें निवेश कर सकते हैं एक्सपर्ट की तरफ से। आज की राय बहुत शुक्रिया पंकज जी, आज आपने वक्त निकाला, हमसे ढेर सारी बातचीत की, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उन्हें उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बातें बताई, कैसे वो अपने पैसों को बचा के बढ़ा भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। तो योर मनी के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आपके पैसों का पूरा ख्याल रखेंगे, उन्हें कैसे बढ़ाना है, कैसे बचाना है, सारी बातें कल भी जारी रहेंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।